बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता और हमारे साथ हैं मिस सबा रैड सर। अच्छा मिस सबा, बताइएगा आज का टॉपिक क्या है। सर, आज का हमारा टॉपिक यूनाइटेड नेशन है और हम इस पर बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है इस वक्त पूरी दुनिया में पीस के हवाले से उसकी क्या कंट्रीब्यूशंस है, वो कितनी सक्सेसफुल हो सकी है। और इसके जो है मेन इदारे, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो कि हमारी ग्लोबली हमारी जो है ना दुनिया में पीस प्रमोट करने के लिए वर्किंग कर रही हैं। वेरी गुड। चलेंगे इंशाल्लाह आज हम यूनाइटेड नेशन पे बात करते हैं। अच्छा मिस सबा, ऐसा जी है सर। कि यूनाइटेड नेशन जो है इसके छः बड़े ऑर्गन होते हैं, छः बड़े इदारे हैं इसके। जी सर। अच्छा, छह इदारे जो ठीक। है ना उसमें से तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली या पीस के लिए जो आपने बात की है। बाकी जो तीन जी है जी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका डायरेक्टली इसमें कोई लिंक नहीं है। तो हम आज ठीक सर। का जो ये वीलॉग है, ये जो हमारा आज सेशन है, वो हमने इन तीन के बारे में बात करेंगे। तो बाकी जो तीन रह ठीक। जाएंगे वो हम पेंडिंग छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट किसी जो है ना वो हमारा जो टॉपिक आएगा वो उस पर बात करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी कि यूनाइटेड नेशन है क्यों। यूनाइटेड नेशन की जी रीजन सर। क्या है। अच्छा, रीजन ये है कि दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट जी वर्ल्ड सर। वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टेन्योर था वो 1914 1914 से लेकर 1919 1919 तक ये जी फर्स्ट सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है। ये दुनिया में पहली आलमी जंग थी और ये इतनी जी सर। तबाहकुन थी कि इसको रोका नहीं जा सका। यानी कि बाकी दुनिया में भी लड़ी गई है लेकिन इसके मेन जो प्लेयर्स थे वो यूरोप ही थे, यूरोपियन कंट्रीज थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पर दुनिया में एक इदारा बनाया गया। ठीक है, मैं आया जी आपको सर। उस इदारे के बारे में बताता हूँ और वो इदारा दिखाता हूँ। ठीक, ले जी। ये इदारा था जी लीग ऑफ नेशंस। ये, ओके सर। हाँ जी, ये इदारा बना। अच्छा, और ये इदारे का जो टर्न्योर था वो 20 ईयर्स था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो इदारा बना। और इस इदारे की सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो टास्क था, इसके इस इदारे का सबसे जो अहम काम था वो था कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोकना। अगली आलमी जंग हम्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इदारा इस पर हम्म इसलिए नाकाम हो गया कि ये अगली आलमी जंग रुकवा ना सका। और हम्म। इस इदारे में वैसे तो कई इसमें इश्यूज थे लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि अमेरिका, यूएस और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ये हम्म। दोनों इस इदारे के जी मेंबर ही सर। नहीं थे। ओके। यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर ने या सोवियत यूनियन ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और दोनों इस इदारे के मेंबर ही नहीं है। अच्छा, इसमें भी पांच परमानेंट मेंबर थे। सर जी, जब लीग ऑफ नेशन बनी तो इसमें यूएसए और यूएसएसआर नहीं था, सोवियत नहीं था। यानी उन्होंने रोल अपना प्ले किया बट वो इसका इसके प्रॉपरली मेंबर नहीं थे। जी ऐसे सो ही है। सर, इनमें से इस्टेब्लिश किसने किया था सर इसको? देखें, इस्टेब्लिश करने के बाकी जो कंट्रीज थे वो तो थे लेकिन उसमें ना ये दोनों कंट्रीज यूएस और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही ये वो मेन प्लेयर थे। दोनों की पार्लियामेंट ने इनको इजाजत नहीं दी कि वो इस इदारे के मेंबर बने। इसलिए दोनों इस इदारे के हम्म मेंबर ही नहीं थे। जब इसके मेंबर ही नहीं थे तो जाहिर है वो इसके रूल्स को फॉलो भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने हम्म इनके रूल्स को फॉलो भी नहीं किया। तो इस इदारे का ठीक है। सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रुकवाना था, जो कि ये इदारा हम्म नाकाम हो गया, ये रुकवा ना सका। तो इसके हम्म। बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो इस इदारे की इफादत बिल्कुल खत्म हो गई, इदारा खत्म हो गया। तो फिर नया इदारा ठीक। उसके बाद बना जिसका नाम है यूएन। आगे चलते हैं। जी सर। During Second World War, the League of Nations was eliminated because it failed to prevent another war। ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हमने भी डिस्कस कर ली है कि ये इसका जो मेन काम था वो तो ना हो सका। बिल्कुल सर। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना वो एंड हो गई। हम्म उसके बाद दुनिया के फिर जो बड़े कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने बैठकर सोचा कि हमारे पास तो एक इदारा होना चाहिए लीग ऑफ नेशन की तरह, लेकिन लेकिन ये लीग ऑफ नेशन से बेहतर इदारा होना चाहिए। हम्म। और वो इदारा जो था वो था जी यूनाइटेड नेशन। अच्छा जी, ये है जी उनका ऑफिशियल मोनोग्राम है जी यूनाइटेड नेशन का। कि अभी हम इसके बारे में आगे मजीद देखते हैं जी। जनरल असेंबली जो है ये यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा इदारा है। दुनिया का हर आज़ाद मुल्क इसका मेंबर है। यानी कि दुनिया में कितने इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं ये देखने के लिए
हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कितने हैं। अच्छा, हर हम्म। मेंबर जो है, हर मेंबर यहाँ पर हर कंट्री जो है उसके यहाँ पर 5 अफराद बैठते हैं। उसके डेलीगेशन जो है, उसका वफ्द जो जाता है, वो 5 बंदे यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन वोट एक ही ओके। होता है। और जनरल ओके। असेंबली में हर कंट्री का एक ही वोट है, यानी कि पाकिस्तान का भी एक ही वोट है, इंडिया का भी एक ही वोट है, भूटान का या मालदीव का भी एक ही वोट है, अमेरिका का, कनाडा का, चाइना का, रशिया का भी एक ही वोट है। ठीक है। यहाँ पर आके सारे बराबर हैं। जनरल असेंबली में आप दुनिया का कोई भी इशू डिस्कस कर सकते हैं। आप क्योंकि इसमें मेंबर, सारे कंट्रीज मेंबर हैं, वो अपना इशू जो है ना यहाँ लाकर पेश करें, इनको दिखाएं हम्म। इन यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर डिबेट हो सकती है, डिबेट होती है। तमाम कंट्रीज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डिस्कस करती हैं। उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होती है। तो जो इशू ठीक। है, अगर वो वोटिंग कामयाब हो गई, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला यहाँ पर उठाया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यहाँ पर कश्मीर का मसला डिस्कस करता है। उसके यहाँ पर हम्म। डिबेट हो गई, बहुत डिबेट हो गई, डिबेट के बाद यहाँ पर वोटिंग हुई है। और अब फॉर एग्जांपल ठीक। हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में जो यहाँ वोटिंग है वो पाकिस्तान ने जीत ली है। उसके बाद जनरल असेंबली जस्ट ये मसला जो है, ये इशू जो है, सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर कर देगा। इसके ओके। अलावा जनरल असेंबली के पास कोई और इख्तियार नहीं। ठीक है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है ना, ये एक पुलिस मैन का रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है, यूनाइटेड हम्म। नेशन के पास पुलिस का रोल नहीं है। हाँ, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की तरह, किसी किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसकी तरह ये ऑर्डर करता है, नहीं। ये ऐसा भी नहीं है। जनरल असेंबली इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। अगला काम जो है ना, वो ओ- सिक्योरिटी काउंसिल में होना है। ठीक, ठीक। आइए हम आगे देखते मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरल असेंबली में हर स्टेट के 5 जो है डेलीगेशन बैठा हुआ है, 5% का। तो सर वहां पर अगर किसी भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने, जैसे उनके प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने, एड्रेस करना है, स्पीच देनी है या कोई अहम टॉपिक पर बात करनी है, तो वो जनरल असेंबली में करेंगे या सिक्योरिटी काउंसिल में? हैं। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, उसमें ऐसा है कि हर मुल्क की एक्सेस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल असेंबली तक है। तो अगर उन्होंने कोई ओके। इशू उठाना है तो वो जनरल असेंबली में ही बात करेंगे। कोई इशू रेज करना ओके। है तो वो जनरल असेंबली में ही रेज किया जाएगा, जनरल असेंबली में ही रेज किया जाएगा, इसके अलावा वो रेज नहीं हो सकता। स्पीच करनी है तो वो भी जनरल असेंबली में ही स्पीच की जाती है। अच्छा, स्पीच करने के दो मुख्तलिफ प्रोसीजर हम्म। हैं। स्पीच करने के दो मुख्तलिफ प्रोसीजर है। एक तो होता है ये सितंबर अक्टूबर में एनुअल सेशन होगा जनरल असेंबली का। उसमें दुनिया के हर जी। कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसमें दुनिया का हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, या या ये फॉरेन मिनिस्टर हो, या ये फॉरेन मिनिस्टर हो, या वो जो डेलीगेशन वहां बैठा है उसमें से कोई एक बंदा आके वहां पर स्पीच कर सकता है, वो डाइस पे आके करता है। इसके अलावा, ओके। इसके अलावा अगर किसी ने बात करनी है तो वो जो उसकी सीट है, वो अपनी सीट पर वो खड़ा होकर वहां पर जो जो प्रोसीजर है, जैसे क्लासरूम में है या बाकी होता है, उस सीट पे जो है ना, वही बैठा रहे, वहां से खड़ा होगा, अपनी सीट पे खड़ा होगा, और वो क्वेश्चन वहां क्वेश्चन रेज भी कर सकता है और वो स्पीच भी कर सकता है। लेकिन डाइस पे जाने के लिए जो शर्त है वो वही है कि जब ये एनुअल सेशन होता है उस वक्त जो पूरा एक सिस्टम है, उस नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फाबेटिकली जो है ना वो कंट्रीज को बुलाया जाता है, तो वहां पर उसकी बारी है, तब वो बात करते हैं। ओके। तब ठीक है वहां सर। जब और भी अल्फाबेटिकली जब उसकी बारी आएगी तब वो वहां जाके बात करेंगे। ठीक हो गया। जी। नहीं जी, अब हम देखते हैं जी हिस्ट्री ऑफ यूएन। अच्छा, ये बात मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में, बर्तानिया और जर्मनी के दरमियान जंग हुई थी। और यहाँ पर जितने भी कंट्रीज नजर आ रहे हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना, ये सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम के इत्तेहादी थे। ओके। जी, ये सारे के चाइना भी। सारे, जी, चाइना यूनाइटेड किंगडम का, यूके का इत्तेहादी था। जी सर। अच्छा जी, उसके जी नेक्स्ट हम देखते हैं जी, फिर इसमें जो है ना 5 मेंबर उन्होंने लगा दिए, परमानेंट मेंबर लगा दिए। इनको 5 परमानेंट मेंबर्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये वो हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, ओके। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम बर्तानिया, सोवियत जी सर। यूनियन जिसको आज हम रशिया कहते हैं,
और फिर चाइना। जी सर। ये इसके परमानेंट जी मेंबर हैं। इन मेंबर्स के पास खसूसी ताकत भी है जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं। नहीं, पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ये है जी वो चीजें जो मैं उसके बाद आपको बता रहा था। एक है जी जनरल असेंबली, जो कि हमने पहले देख देख चुके हैं। जी सर। ये टाउन मीटिंग है, एक मीटिंग है, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो यहाँ आके बैठ जाती हैं। ठीक है सर। नंबर टू, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का जी सर। सबसे ताकतवर इदारा। जी सर। सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल जो है ना, ये इदारा है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है, सबसे पावरफुल इदारा है। और वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे वो यहीं बैठते हैं। वैसे तो जनरल असेंबली में भी बैठते हैं, लेकिन ओके। इधर भी बैठते हैं। ओके। ओके। नंबर तीन, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आलमी ठीक सर। अदालत इंसाफ है। जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हम्म। उसी तरह आलमी अदालत इंसाफ भी है। लेकिन जिस तरह जी सर। इख्तियारात हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, इस तरह के इख्तियारात आईसीजे के पास नहीं होते। हम ये भी डिस्कस करें। अच्छा, नंबर चार, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये टेरिटरी की कुछ इश्यूज है, ये डिस्कस करते हैं जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जब हम अगला सेकंड पार्ट जब इसका बनाएंगे, जब हम समझ, इस पार्ट में हम पहले तीन वालों का ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके सर। नंबर पांच, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये वो इदारा है जो कि दुनिया में इकोनॉमिक और कल्चर और हेल्थ और एजुकेशन की एक्टिविटीज को डील करता है। ओके। और आखिरी है जी सेक्रेटेरिएट। ये है जी उनके इंतजामी अमूर का जो अमला है वो यहाँ बैठता है। और यहाँ तक कि ओके। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी यहाँ बैठते हैं। यूएन के जो हेड हैं ओके। उनको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। और सेक्रेटरी ओके। जनरल के लिए रूल्स ये हैं कि ये दुनिया में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये उन कंट्री से बिलोंग नहीं करेंगे। सर, इन केस के जनरल असेंबली में अगर वोटिंग होती है और जो स्टेट भी वोटिंग करवा रहा है, अगर वो विन नहीं कर पाता, तो फिर क्या प्रोसीड आगे होगी या नहीं नहीं, फिर होगी? तो फिर तो कंफर्म होगा ना ये इशू। फिर तो दुनिया ने कह दिया कि जी ये इशू आगे जा ही नहीं सकता। हम तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि जी दुनिया कहे कि जी ये इशू आगे जाना चाहिए। तो लेकिन सर, फिर इस तरह तो जनरल असेंबली में ग्रुपिंग हो सकती है, और जो बहुत सी जनरल इश्यूज असेंबली इस ग्रुपिंग तरह होती है, जनरल। जनरल असेंबली में जी ग्रुपिंग सर। होती तो है। जनरल असेंबली में ग्रुपिंग होती है। मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ। ये कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो रियासत इसराइल ने कहा कि जी जो जेरूशलेम है पैलेस्टाइन के पास, ये सिटी हमारे पास होना चाहिए और हम यहाँ पर अपना कैपिटल जी। सिटी बनाएंगे। जब ये बात वहां जी। पर उन्होंने की है तो जो है ना, इसको जनरल असेंबली में उठाया गया इशू। डिस्कशन हुए, लोगों जी। ने, अब इधर से भी बात हुई, उधर से भी बातें हुई हैं। उसके बाद वोटिंग भी हुई है। 82, दुनिया के तकरीबन 80 to 85% कंट्रीज ने पैलेस्टाइन के हक में वोट दिया। फलस्तीनी जो है ना वो एटी रियासत फाइव यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वोटिंग जीत गई। जो परमानेंट मेंबर्स थे अमेरिका के, अमेरिका जो है वो उसने अगेंस्ट वोट दिया। कुछ कंट्रीज ने जो है ना वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन यह है जी सिक्योरिटी काउंसिल। जी सर। सिक्योरिटी काउंसिल जिसके टोटल 15 मेंबर्स हैं। 5 जी। मेंबर जो है ना वो परमानेंट है और 10 मेंबर जो है ना वो नॉन परमानेंट है। यानी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए आते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए आते हैं, 2 साल के बाद फिर ये चले जाते हैं। और ये आते कैसे हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनके आने के जो प्रोसीजर है वो जनरल असेंबली से है। जनरल असेंबली में उनको चुना जाता है और वहां पर ओके। वोटिंग होती है। जो कंट्रीज वो वोटिंग विन कर जाते हैं वो फिर यहाँ पर आ जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। ओके। और इससे पीछे चले जाएं, माजी में परवेज मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर था। जनरल असेंबली से जेरूशलेम का इशू जो है वो उठाकर उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में भेज दिया। अच्छा चले, अब मैं ठीक हो गया आपसे सर। कुछ चीजें पूछने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जी अगर सर। आज आज सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हो जेरूशलेम के बारे में आज, तो आप मुझे बता सकती हैं कि कौन कौन सा कंट्री, मैं हम अज्यूम कर लेते हैं जी 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है ना वो पैलेस्टाइन के हक में वोट दे देंगे। ठीक है, हम ठीक है अज्यूम सर। कर लेते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि रशिया ने भी वोट दे दिया पैलेस्टाइन के हक में। हम अज्यूम कर लेते हैं चाइना ने भी दे दिया वोट। आप मुझे बताएं बाकी जो जी। तीन में से हैं कौन ऐसा कंट्री है जो कि इसराइल के हक में वोट देगा और फिलिस्तीन के खिलाफ वोट देगा? कौन सा कंट्री? उस इसराइल के अ, हक में कौन वोट देगा?
सर डेफिनेटली अमेरिका देगा। जी बिल्कुल। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुई थी, वो एक दो वो उस दिन छुट्टी पे चले गए, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ओके। अमेरिका ने इस इश्यूज के अगेंस्ट वोट दे दिया, और इस पावर अमेरिका को, ने। जी, और इस पावर को कहते हैं वीटो पावर, जी सर। हक के तनसीह का हक। यानी कि कोई दुनिया में ऐसा इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता जो इन 5 कंट्रीज की ख्वाहिश के अगेंस्ट हो। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि जी पीछे जो जनरल असेंबली में सारी मेहनत हुई थी वो जाया हो गई। जी बिल्कुल सर। सर वीटो पावर ये है ना कि अगर एक स्टेट भी 5 परमानेंट में से एक भी जो है वो रिफ्यूज कर दे, हाँ, तो अगेंस्ट वोट इसका देते, मतलब है कि उस इशू के जी अगेंस्ट वोट देते, जी बिल्कुल ऐसे। अगेंस्ट वोट दे दे बिल्कुल, तो वो डिसीजन यानी कि नेगेटिव आएगा।